हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीके विद दीपक में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ करंट अफेयर का, जिसमें मैं आपको 2021 की करंट अफेयर यानी जनवरी के महीने की क्लियर कर दूंगा आज। तो आज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो चलिए आजकल क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर देखो हम पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7, नवाचार के लिए 9, शिक्षा क्षेत्र में 5, 7 बच्चों को खेल और 3 को बहादुरी और 1 बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 32। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर देखते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद हैं। वॉन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। तो ये पूछ भी लेता कभी कभी कि पहली बार कब बनाया गया था, तो ये 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि साल 2021 अधिक केंद्रित तरीके से और खासकर कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक समुदाय को शांति स्थापित करने का विशेष अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके बारे में देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैंड्रिन भाषा की पढ़ाई की है और वह चीन के मामले के जानकार हैं। वे 1995 से 1998 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते भारत बांग्लादेश में 2004 से 2008 तक बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीत विनायक गुप्ते।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। इस दौरान चीन की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2020 में 9.6% की दर से घटेगी। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी को काबू में करने के लिए लगाया गया लॉकडाउन से घरेलू खपत में कमी आई है। तो जो हमारा इसका आंसर है 7.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो बता दूं मैं आपको डायरेक्ट, तो इसका आंसर है 10 जनवरी। इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय या शिक्षा दिवस के रूप घोषित करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने तैयार किया था। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 24। तो मैंने आप दोस्तों बताया था 10 जनवरी ये हिंदी दिवस होता, सॉरी ये विश्व हिंदी दिवस बनाया था 10 जनवरी को। तो हमारा जो आंसर है इसका 24 जनवरी शिक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं। और सुची तलाती जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिल एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुए हैं। तो जो ये कह रहा है अमेरिका में जो कह रहा है चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर, तो जो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर बनाया गया है ये है हमारी शाह, यानी तारक शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा, यानी जो हावड़ा कालका। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। उस वक्त इस ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। जो धनबाद है दोस्तों ये झारखंड में है। नेताजी की यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी एक्सप्रेस के रूप में किया। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कालका, ऑप्शन नंबर बी हावड़ा कालका मेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टेस्ट और वनडे से पहले ही संन्यास ले चुके श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने यह निर्णय मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्हें इस साल आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया था। मलिंगा आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। आईपीएल में
122 मैच खेल चुके मलिंगा ने 170 विकेट लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लसित मलिंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। चीन ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी। चीन का कहना है कि इन अधिकारियों ने बीजिंग की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इस रोक के बाद अब चीन, मकाओ व हांगकांग में इन अधिकारियों व इनके परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा चीन में इनकी कंपनियां व इंस्टीट्यूट संबंधित किसी तरह का काम और व्यापार भी नहीं हो सकेगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के शाहगंज यानी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे। 1980 से 1992 तक 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। देश की नरसिंह राव सरकार ने 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। माला अडिंग को भावी प्रथम अमेरिका महिला जिल बाइडेन के नीति निदेशक यानी पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अभियान में भी अडिंगा काम कर चुकी हैं। अडिगा ने जिल के एक वरिष्ठ सलाहकार और बाइडेन कमला हैरिस अभियान के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम किया है। इससे पहले अडिगा बाइडेन फाउंडेशन में उच्च शिक्षा और सैन्य परिवारों के लिए निदेशक थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माला अडिगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया? इसके बारे में पढ़ते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। इसे वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अगले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। वे अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। इसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। रणनीतिक भागीदारों का पद संयुक्त राज्य बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा साझेदारी को मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों की मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसके बारे में देख लेते हैं। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया है। वे 89 साल के थे। उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? इसके बारे में पढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है और गुजरात के राज्यपाल, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में पैलो पोर्ट्रेजोइक कार्नलेस फाइटाइट चट्टानों में वेनेडियम का संभावित भंडार पाया है। अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के लिए भारत का प्रमुख उत्पादक निर्माता बन सकता है। यह एक ऐसी उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार भारत में वेनेडियम धातु का कुल अनुमानित भंडार 24.63 मिलियन टन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका देखते हैं आंसर क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिटरी रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आगे कहा है कि डॉस बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46 के फॉर्म फर्स्ट में मौजूद सेक्शन 47A फर्स्ट सी के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई नियामक अनुपालन में कर्मचारियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता का उच्चारण करने के लिए नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में ही विधायक चुने गए थे। उन्होंने ही गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधव सिंह सोलंकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई
ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज़्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफल रहना बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 जनवरी को। इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन भारतीयों के लिए बेहद खास होता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर हो गया हमारा 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? इसका पढ़ते हैं, क्या आंसर है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया है। विलियम बर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौतों में अहम भूमिका निभाई थी। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का 33 वर्षों का अनुभव है और वे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बर्न्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि यह आदेश झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र में डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका द्वारा आयात पर रोक लगाए जाने के बाद चीन को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? इसके बारे में पढ़ते हैं। आने वाली 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानी अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विभाग केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यूएई और भारत के बीच यह समझौता ज्ञापन भूकंपीय, मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार, गैज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के
माध्यम से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी यूएई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया है? इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने इस बार के कंट्री इन फोकस खंड बांग्लादेश को चुना है। कंट्री इन फोकस संबंधित देश की सिनेमाई उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। इस महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन पर किया गया है। दिल्ली मेट्रो, जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहर रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, उन्होंने 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30,000 स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर देखते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कानून में शादी तथा किसी भी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मार्थ के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो इसे देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिजाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निदेशक के बाद और अधिक गति मिली है। नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के जाने माने डिजाइनर पीरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रांस के जाने माने डिजाइनर पीरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। कार्डिन अपनी मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में प्रसिद्ध हुए थे और उनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित किया गया। कार्डिन का नाम कलाई घड़ी से लेकर चादरों तक हजारों उत्पादों पर अंकित है। कार्डिन का जन्म 7 जुलाई 1922 को इटली के वेनिस में एक छोटे से कस्बे में एक कामकाजी परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के तेज गेंदबाज टिम साउदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? तो आप क्रिकेट देखते होंगे उसको तो पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया मैं टिम साउदी किस टीम से? न्यूजीलैंड से। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
उन्होंने 29 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन हारिस सोहेल को आउट कर इस क्लब में जगह बनाई। वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले रिचर्ड हेडली और डैनियल विटोरी हैं। हेडली ने 86 टेस्ट मैचों में 431 विकेट और विटोरी ने 114 मैचों में 361 विकेट लिए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस भारत के महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना की मंजूरी दे दी है। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना और दूसरी तरफ कच्चे तेल को आयात में कमी लाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4573, यानी ऑप्शन नंबर डी 4573। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके बाद उम्मीद जताई कि भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलेगा। राजकोट में एम्स के 201 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। इसके निर्माण पर लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे, जिनमें 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ये जनवरी के क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी का हर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीपी हो, एसएससी जीडी हो, कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल इम्पोर्टेंट हमारे जो टॉपिक है करंट अफेयर का, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको बस वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट करके बता देना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।